प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया है। टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक कर्णी सिंह शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर कर्णी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय में काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। उन्होंने जानकारी दी कि हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हुई है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने स्थिति पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने खुशी जताई कि उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उचित समय पर उचित निर्णय दिया। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, वक्फ संशोधन कानून का उद्देश्य किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बंगाल में भाजपा के लिए कोई जगह नहीं की है और लोग वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर नाखुश हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए एक बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही एमसी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिला में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद शहर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। गुना के डीएम किशोर कुमार कन्याल ने जानकारी दी कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं और प्रशासनिक जांच में पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर रखा है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई है। नागालैंड ने शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मेगा कानूनी शिविर कानूनी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है और भारतीय संविधान की कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। भारतीय महासागर जहाज सागर जहाज के रूप में नामित आईएनएस सुनैना ने 12 अप्रैल 25 को तंजानिया के दारुसलाम बंदरगाह में प्रवेश किया। ये जहाज 5 अप्रैल को गोवा के कारवार से रवाना हुआ था। इसमें भारतीय महासागर क्षेत्र के 9 मित्र देशों के 44 नौसैनिक सवार थे, जो जहाज के चालक दल के सदस्य थे। एफएफएन में कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव के साथ दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKME से शुरू हो रहा है।
अभ्यास में टेबल टॉप व कमांड पोस्ट गतिविधियां, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, VBSS अभ्यास और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। ग्रीस की हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित यह अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र में एंड्रोमेडा एयरबेस पर हुआ। भारत समेत 15 देशों की वायु सेनाओं ने अभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और C-17 विमानों की ताकत देखने को मिली। बिहार की राजधानी पटना में आज जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आयोजन गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक किया गया था। पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज देश में 5000 से अधिक स्थानों पर पदयात्रा द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करने का काम हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि देश के युवा देश के संविधान का सम्मान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ मेट्रोपॉलिटन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समर्पित मैराथन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने आज मुंबई में जय भीम पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के यशोभूमि में वाइब्रेंट बिल्डकॉन का उद्घाटन किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और निर्माण उद्योग इसमें अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर परिवार का अपना खुद का मकान हो। पीयूष गोयल ने कहा, 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। देश भर में आज बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा है और नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, मिर्शादी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री राय सिंह सैनी ने बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज बरसी है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक एकत्रित हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से गोलियां बरसाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग में भारत माता के लिए मर मिटने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बलिदान से हमारे स्वाधीनता संग्राम की धारा और ज्यादा प्रबल हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा, आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बैसाखी पर्व को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेव्स एनिमे और मंगा कॉन्टेस्ट WAM का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों और संगठनों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। ये घटना जाया नहीं जाएगी। मुहिम को हम अंत तक पहुंचाएंगे।
रांची के जराई किला थाना क्षेत्र में कल नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिम कमान के अपने मौजूदा दौर के तहत मुख्यालय वज्र कोर का दौरा किया और सेना की मौजूदा परिचालन तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने सभी रैंकों की उनकी अटूट प्रतिबद्धता, परिचालन तत्परता और व्यावसायिकता की सराहना की। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर उभरती गतिशीलता के अनुकूल ढलने के महत्व पर भी जोर दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, लालू प्रसाद यादव का परिवार ही पूरी तरह शराब माफियाओं से मिला हुआ है। गोपालगंज, सिवान में किसे टिकट दिया, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तिरुवनंतपुरम में ओसाना नजायर के अवसर पर आज पाम संडे की प्रार्थना का आयोजन किया गया। तिरुवनंतपुरम मेट्रोपॉलिटन आर्च बिशप थॉमस जेनेटो ने पाम संडे की प्रार्थना का नेतृत्व किया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती की गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कृषि क्षेत्र में सुधारों को चलते इस वर्ष सरसों के उत्पादन में 1,43,476 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद जताई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को क्षेत्र के खाद्य तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। आयातित सरसों तेल पर निर्भरता 2 साल पहले 70% से घटकर 2025 तक 40% हो जाएगी। यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2 गुना होकर 108 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, जो अभी 54 अरब डॉलर है। वहीं नीति आयोग ने 2030 तक देश के ऑटोमोटिव कलपुर्जा उत्पादन को 145 अरब डॉलर तक बढ़ाने की परिकल्पना की है। इसी दौरान निर्यात 20 अरब डॉलर से 3 गुना बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। कार्नेगी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में बोलते हुए एसआईए सीईओ जॉन नेफर ने कहा कि सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत वर्तमान में स्वदेशी बौद्धिक संपदा वाले कम से कम 25 चिपसेट पर कर रहा है काम। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस लक्ष्य की ओर सरकार देश भर में 300 से अधिक संगठनों में सेमीकंडक्टर डिवाइस अप्रोच के सिस्टमैटिक ओवरहोल प्रक्रिया में है, जिसमें 250 शैक्षणिक संस्थान और 65 स्टार्टअप शामिल हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरबा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खादान का निरीक्षण किया। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी ने राजस्थान के बीकानेर में 107 मेगावाट सौर क्षमता का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया। एनएचपीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ये क्षमता राज्य में 300 मेगावाट की कर्णिसर सौर ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य व रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दी।
यूपी सरकार द्वारा इस छूट से किसान अनुमानित उत्पादन का 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे, जिसमें अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 लागू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे अगले 5 वर्षों में राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह भी फंडिंग की गति जारी रखी, जिसमें 24 न्यू एज कंपनी ने $180 मिलियन से अधिक जुटाए। इस सप्ताह 6 ग्रोथ स्टेज और 13 शुरुआती चरण के सौदे हुए, वहीं फिनटेक सबसे अधिक फंडिंग वाला सेक्टर बना रहा। सेबी ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूति बाजार से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर निवेशकों को सावधान किया है। सेबी ने कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ये देखा गया है कि घोटालेबाज शिक्षा प्रदान करने के नाम पर ट्रेडिंग कॉल देकर लोगों को लुभा रहे हैं। टैरिफ वॉर के बीच शेयर बाजारों में उथल-पुथल के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश मासिक आधार पर 14.4% घटकर मार्च 2025 में 11 महीने के निचले स्तर 25,082.01 करोड़ रुपए पर आया। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री चियोंग इन क्यू ने कहा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान के साथ टैरिफ वार्ता को यथासंभव सुचारू रूप से चलाने की इच्छा व्यक्त की है। वॉशिंगटन में अपने प्रवास के दौरान दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने टैरिफ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR जैमिसन ग्रीन और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की। एक आपातकालीन विधेयक को मंजूरी देने के बाद ब्रिटेन सरकार ने स्तनधार की स्टील फैक्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। जिंगे ग्रुप ने बताया कि फैक्ट्री को हर दिन करीब $9 लाख का नुकसान हो रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टील पर 25% आयात शुल्क लगाने के फैसले ने हालात को और भी खराब कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न लिया। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोके जाने के फैसले के बाद ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी। इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव कम होगा, क्योंकि इन चीजों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले के एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा हो सकता है। अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कुछ चीजों को टैरिफ से छूट देने को लेकर एक नोटिस जारी किया। इसके मुताबिक ट्रंप ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट दी। ओमान की राजधानी मस्कट में परमाणु वार्ता के समापन के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने अगले सप्ताह आगे की वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वार्ता को रचनात्मक माहौल और आपसी सम्मान पर आधारित बताया। वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने किया। वहीं बातचीत से पहले एक बार फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे सकते और वही माना तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर राज्य की राजधानी एल फशीर में पिछले 2 दिनों में 2 विस्थापन शिविरों पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF द्वारा किए गए हमलों में 114 से अधिक नागरिकों की मौत। जमजम शिविर में मारे गए लोगों में रिलीफ इंटरनेशनल नामक गैर सरकारी संस्था के 9 कर्मचारी भी शामिल हैं, जो शिविर में एक अस्थायी अस्पताल चला रहे हैं। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर बार्नो राज्य में मैदुगुरी दम्बोआ मार्ग पर एक बस में बारूदी सुरंग विस्फोट होने से कम 8 लोगों की हुई मौत, वहीं कई लोग घायल। गवर्नर बाबागाना जुलम अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से राज्य भर में उग्रवाद से निपटने और प्रमुख सड़कों की सुरक्षा के लिए प्रयास तेज करने का आग्रह किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से हार मिली थी, जबकि RCB को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार मिली थी।
वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। टीम ने 4 मैच खेले हैं और चारों में जीत हासिल की है। बिहार के राजगीर में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। यह आयोजन में 1 से 10 जून तक चलेगा, जिसमें 14 देशों की टीमें भाग लेंगी। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु और उप कप्तान पुष्पा राणा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल रहीं। अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नान की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज की एक्शन फिल्म रेट्रो के निर्माताओं ने फिल्म का गाना द वन किया रिलीज। देश के 5 शहरों में आयोजित की जाएगी फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग। निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी 10वें इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल में हुई प्रदर्शित। चिरंजीवी की आगामी फिल्म विशंभरा का पहला गाना रामा रामा हुआ रिलीज। फिल्म जाट रिलीज के दूसरे दिन सिर्फ 7 करोड़ की कमाई की। साउथ अभिनेता रवि तेजा की फिल्म मास जतारा की रिलीज डेट में फिर हुआ बदलाव। बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल का नया भक्ति गीत जय हनुमान हुआ रिलीज। हनुमान जन्मोत्सव पर सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। पटकथा लेखक गजरा कोटारी टीवी की दुनिया में 1.5 साल बाद दोबारा करने जा रहे हैं वापसी। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी का एक्स अकाउंट हैक। जावेद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर फैन से की इसकी शिकायत करने की अपील। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही अनुमति दे, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।